एक गांव में दो भाई मनीराम और भोलाराम रहा करता था। मनीराम बहुत मेहनती और एक अच्छे सूझबूझ वाला व्यक्ति रहता है। वही भोलाराम एकदम निठल्ला और आलसी किस्म का व्यक्ति था। भोला राम, मैं दिन भर खेत में मेहनत करते रहता हूँ और तुम इधर उधर नकारा की तरह घूमते रहते हो और पड़े रहते हो। कल से तुम्हें भी मेरी खेत में मदद करनी होगी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया, मुझसे ये खेती बाड़ी का काम नहीं होता है और इतनी मेहनत भी मैं नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे खेत मत ले जाइए ना। उसके अलावा और कोई आम दूसरा काम बोल लीजिए, वो मैं कर दूंगा। बस ये खेती नहीं होगी। खेती के अलावा और कौन सा काम कर सकते हो? हमारे पास 2 बीघे की खेती ही है, जिससे हम लोग अपने जीवन का भरण पोषण करते हैं। अगर तुमसे यही काम नहीं होता है तो तुम रहो यही। मैं और तुम्हारी भाभी अलग रहेंगे और तुम अपना देखो और मैं अपना देखूंगा। मनीराम बहुत गुस्से में था और वह अपने भाई से नाराज होकर अपने घर की ओर चला जाता है। भोलाराम अचानक अपने भैया के बदले हुए स्वभाव की वजह से बहुत दुखी हो जाता है और वह बचपन से ही आलसी किस्म का इंसान रहता है, इसीलिए उससे मेहनत का काम भी नहीं होता है और वह दुखी होकर गांव से बाहर की ओर निकल जाता है। गांव के बाहर एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर भोलाराम बैठ जाता है। वह बैठे बैठे सोच ही रहा था, तभी अचानक उसके सामने एक महापुरुष प्रकट हो जाता है। अरे मित्र, क्या हुआ? तुम इतने वीरान जगह में और उदास क्यों बैठे हुए हो? मैं तुम्हारे इस दुख भरे जीवन की समस्या को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ और मुझे तुमसे सहानुभूति है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। वरदान? कैसा वरदान? जिस काम में तुम माहिर हो, मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ, उसी काम से ही तुम्हें यश और कीर्ति और धन संपत्ति की प्राप्ति हो। हे महापुरुष जी, लेकिन मुझे खेती के अलावा और कोई काम आता ही नहीं है। तो मित्र, जाओ और खेती का काम शुरू कर दो। तुम्हें तुम्हारी जीवन की सारी समस्या का हल उसी खेती से ही प्राप्त होगा। जाओ। बेटा, कल रात में मुझे एक सपना आया है कि तुम दोनों को अगर मैं थोड़ी थोड़ी जमीन खेती के लिए दे दूं तो मेरा सारा जीवन बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत होगा। तो मैं तुम्हें उस जंगल के पास वाली जमीन को दोनों में आधे आधे हिस्से में देता हूँ। जाओ, उस पर खेती करो और अपना जीवन यापन करो। अरे भैया, ये तो पूरा घना जंगल है। इसमें तो पूरे पेड़ को काट कर खेती के लायक जमीन बनानी होगी। इतना काम मुझसे कैसे होगा? अभी समय है मेरे भाई, ये आलसीपना छोड़ो और जाओ, कुल्हाड़ी लाओ और सारे पेड़ को काट डालो और इस जमीन को खेती के लायक बनाओ। जाओ, समय व्यर्थ मत करो। अरे भैया, आपने तो बहुत जल्द सारे पेड़ को काट कर ये जमीन खेती के लायक बना दी है। आपको तो अनुभव भी है। एक काम करते हैं, ये वाली खेती आप मुझे दे दीजिए और मेरे हिस्से में जो जमीन आया है उसे आप खेती लायक वापस बना लीजिए भैया। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे आलसी स्वभाव की वजह से
तुम अभी तक काम ही चालू नहीं किए हो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। सुनिए जी, आपके छोटे भाई हैं और आपको खेती का अनुभव भी है। आप इन्हें ये जमीन दे दीजिए और उसमें फिर से हम लोग उस जमीन को सारे पेड़ वगैरह काट के खेती के लायक बना देंगे। अपनी तैयार की हुई जमीन को मनीराम अपने छोटे भाई भोलाराम को दे देता है और उसके जमीन के सारे पेड़ को काटने लगता है। पेड़ काटने के दौरान उसे बहुत सारा सोना मिलता है। भैया, ये मेरे हिस्से की जमीन है और इसमें से निकला हुआ सोना भी मेरा होगा। अरे जाओ जाओ आलसी कहीं के। जिस दिन से तुमने जमीन अदली बदली की थी तब से ये मेरी जमीन है और इसमें से निकला हुआ सारा सोना भी मेरा है। भोलाराम दिन रात उस सोने के बारे में सोचता रहा। इसी चक्कर में वह खेती का काम भी नहीं शुरू किया था। भैया, ये जमीन मुझे वापस दे दीजिए और मैं इसे अपने खेती के लायक बना लूंगा। आप अपनी जमीन पर वापस जाइए। भोलाराम ने सोचा कि अभी थोड़ा ही सोना मिला होगा और उसे अपने जमीन के हिस्से में और सोना मिल सकता है। भैया, ये सोना मेरा है। हमने याद है आपको खेती बदली की थी, तो यह सोना मेरा हुआ। वाह रे पलटू राम और आलसी कहीं के। सीधा एक बार डिसाइड करो कि कौन सी जमीन में तुम खेती करोगे। बड़े आए मेरा सोना है। मैं मेहनत किया हूँ और ये मेरे जमीन के हिस्से में आई है, तो यह मेरा सोना है और तुम्हें इनसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। चले जाओ यहाँ से। देखो भाई, तुम इस भाग्य से मिले सोने के बारे में इतना मत सोचो। मेहनत करो, मेहनत से ही तुम सच्ची सोना प्राप्त कर सकते हो। भोलाराम वापस उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाता है जहां उसे वरदान मिला था। हे महापुरुष, आपने तो सारे वरदान मुझे दिए थे, लेकिन ये सारे फल जो है वो मेरे भाई को क्यों मिल रहा है? मूर्ख भोलाराम, ये सारी चीजें मैं तुम्हारे हिस्से में दिया था। तुम अपने आलसी स्वभाव की वजह से सारे चीजें खो दिए हो। जब तुम्हारे हिस्से में जो जमीन आई थी उसके पेड़ के अंदर मैंने सोना छुपाया था कि जब तुम पेड़ काटोगे तो वह तुम्हें सोना मिल जाएगा, लेकिन तुम अपने स्वभाव की वजह से उसे अपनी जमीन अपने भाई को दे दिए। फिर मैंने सोचा कि अगर ये जमीन तो तुम्हारा हो गया है, जब तुम इसमें हल चलाओगे या खेती का काम चालू करोगे तो इसमें तुम्हें बहुत सारा सोना मिलेगा। इसी वजह से मैंने उसमें सोना छुपा दिया, लेकिन तुम अपने आलसी स्वभाव की वजह से उसे भी अपने भाई को दे दिए। मूर्ख, तुम्हें यदि इसी तरह से ही स्वभाव रखे तो तुम्हें तुम्हारे जीवन से कोई नहीं उबार सकता है। चले जाओ यहाँ से। भोलाराम को सारी बातें समझ में आ जाती है और वह अपने आलसी स्वभाव को छोड़कर खेती के काम में जुट जाता है और देखते ही देखते वह अपने बड़े भाई से ज्यादा फसल उगा लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आलस्य ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। धन्यवाद।